जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल पेपर के लिए अब समय आपके पास बहुत कम बचा है, यानी कि चुनिंदा दिन बचे हैं और चुनिंदा घंटे आपके पास बचे हैं। तो अब साथियों, जो भी यहां पर होगा, जो भी इस युद्ध में होगा, वो सब के सब साथियों परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मैं आपको साथियों ऐसा पढ़ा दूंगा कि सिलेक्शन आप साथियों लिख कर ले लीजिए, और ऐसा आपको पढ़ाऊंगा कि पेपर साथियों एक बार में आपका पास हो जाएगा। अगर आप पहले कहीं से भी पढ़े हो तो साथियों इस चैनल से आप लोग पढ़िए जब तक आपकी परीक्षा है। अगर सिलेक्शन ना हो साथियों तो कहिएगा मुझसे। तो साथियों सभी के सभी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान होगी, फिर करंट अफेयर होगी, फिर रीजनिंग होगी, फिर मैथ होगी। यानी कि आपके रियल एग्जाम में जहां जहां से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस लिए जाएंगे उन सभी टॉपिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो साथियों अगर आपने तय कर लिया है कि इस बार सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है तो इन सभी सवालों को आप देखिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य नडेला के द्वारा साथियों ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हिट रिफ्रेश। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। यानी कि उसने अपनी परीक्षा को तरजीह नहीं दी। उन्होंने साथियों किसको तरजीह दी? उन्होंने साथियों असहयोग आंदोलन को तरजीह दी। तो इनका नाम जयप्रकाश नारायण था। यह सवाल डिक्टो आपसे पूछा जा चुका और कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, मुझे बताइए। तो किनको किनको साथियों? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सावरकर और वासुदेव नहीं, प्रफुल्ल चाकर नहीं, ठीक है, सूर नहीं। आंसर आपका कुल मिला के जो जाना चाहिए वो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां के साथ जाना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए 40,075 किलोमीटर ही पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है। अगला सवाल है, कह रहे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्य तप प्राप्त होता है। तो किस पर प्राप्त होता है साथियों? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है। तो साथियों जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? मनीला में है। उसके बाद देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि साथियों विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है। तो विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? सेंटोस को कहा जाता है। किसको? सेंटोस को ही साथियों विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है। यानी कि कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, उसको ये अधिकार है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए साथियों, देखिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी सवाल साथियों पूरी टीम के, ठीक है, पूरी टीम के अनुभव पर आधारित है। और मेरा मानना है कि जब कोई काम बहुत दिनों से कर रहा हो, बहुत सालों से कर रहा हो, तो उसको उस फील्ड में बहुत अनुभव हो जाता है और फिर जो वो एक्सपेक्ट करता है वही रियलिटी में बदल जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, मैं नहीं कहूंगा मैं पेपर लीक कर रहा हूं, मैं ये कहूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों अनुभव पर आधारित है, एक्सपेक्टेशन पर आधारित हैं। लेकिन आप अपनी शिफ्ट में देखिएगा कि रियलिटी में साथियों ये बदल जाएंगे। यही सवाल देखिए, कहने के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसके दायरे में क्या नहीं आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आपकी पसंद से विवाह आप कर सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। जीवन जीने का आपको अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। आप विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं अनुच्छेद 21 के तहत, लेकिन आपको मृत्यु दंड का अधिकार नहीं, आप मृत्यु नहीं दे सकते खुद को। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए, राज्यपाल को विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो साथियों जितने भी सदस्य हैं, यानी कि कुल सदस्यों के संख्या के 1/6 भाग को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसको? राज्यपाल को। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को बताइए। राइट आंसर कह रहे कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण कर लेता है। तो किसकी साथियों जरूरत पड़ती है? राज्यपाल की जरूरत पड़ती है। विधानमंडल की यहां पर बात की गई है साथियों, विधानमंडल की। तो राज्यपाल जो है ना, ये विधानमंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक ये राज्यपाल की अनुमति के बाद ही साथियों अधिनियम का रूप लेता है, अधिनियम का स्वरूप लेता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है,
कहने के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। तो ये बात साथियों कौन सा अनुच्छेद कहता है, मैं कहूंगा अनुच्छेद 356 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 356 का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। तो कौन सा साथियों नहीं हो सकता, देखिए युद्ध की स्थिति है, उसके अलावा सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल ठीक है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, आंतरिक अशांति, ये आपका कुल मिला के राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि रजत को दीर्घ दृष्टि है, यानी कि उसको दीर्घ की दूर की चीजें तो दिखती हैं लेकिन निकट की चीजें नहीं दिखती हैं। तो रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देंगे, उसको बाइफोकल लेंस कहेंगे, भाई ये यूज करो, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस। तो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए साथियों उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर उसको कहेंगे भाई उत्तल लेंस का आप इस्तेमाल करो। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए, कहा जा रहा है यहां पर कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा साथियों, पुतली के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से राजाओं में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था। यानी कि वीणा बजाने का साथियों किसको शौक था, तो मैं कहूंगा समुद्रगुप्त को शौक था वीणा बजाने का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो किसको कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला देखिए, कहने के साथियों जारी आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन साथियों शीर्ष पर रहा है। अब यहां पर करंट अफेयर के आप लोग सवाल देख लीजिए, तो रविंद्र जडेजा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रविंद्र जडेजा ही आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं, टॉप पर रहे हैं। अगला देखिए, कह रहे कि आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। तो किसकी अगर बात करें साथियों, क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है, तो विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों आपके 50 सवाल आएंगे जिसमें से जीके के सवाल होंगे और तकरीबन मेरा मानना है कि 40 सवाल जीके के आएंगे और तकरीबन करंट अफेयर के साथ 10 सवाल आएंगे। तो करंट अफेयर भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब साथियों बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पर करंट अफेयर के भी देख लेंगे। तो इस सवाल को आपने ध्यान कर लिया कि आईसीसी ने विराट कोहली जो भारतीय खिलाड़ी हैं इन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। अगला सवाल देखिए, यानी कि बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। तो मैं कहूंगा यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया है, बाल्ड ईगल को बनाया गया है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो क्या साथियों यहां पर आपका राइट आंसर होगा मालडोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मनिका जैन को मालडोवा देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है। तो भारत ने मलेरिया के मामले में पता 97% की कमी हासिल की है, 97% की कमी हासिल की है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन कहां पर किया गया है। आगरा में किया गया है, लखनऊ में या गोरखपुर में किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वस्थ मेले का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल कह रहे कि कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, अपने भारत देश की बात चल रही है, यानी कि अपना भारत देश ही 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अगला देखिए, कह रहे कि वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो वित्त मंत्रालय में साथियों राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है, अरुणिश चावला को किया गया। क्या वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया, अरुणिश चावला को किया गया है। साथियों देखिए जो भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, मेरा काम सिर्फ वो सवाल करवाना नहीं है, मेरा काम साथियों वो सवाल आपको याद कराना भी है। क्या
याद कराना भी है, आपके मनोमस्तिष्क में वो सवाल स्टोर करना भी है, आपके मनोमस्तिष्क में वो सवाल फीड करना भी, यानी कि ये सारा मेरा काम है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है। बस आपका एक काम है कि आप पूरे धैर्य के साथ, क्या साथियों, पूरे धैर्य के साथ और पूरे साथियों ध्यान के साथ इस वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आप जो पढ़ते हो, वो आपको याद हो जाता है ऑटोमेटिक। और आज आप ये तैयारी कर रहे हो, चंद दिन बाद, चंद घंटे बाद जब आपका पेपर होगा, तो जब यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो साथियों आप बहुत आराम से आंसर लगा दोगे, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं कि 4-5 महीने बाद एग्जाम है, चंद घंटों बाद आपका एग्जाम है। तो ये चीजें तो आपको याद है। बस फटाफट आप साथियों क्या इसको देखते जाइए और इन सभी चीजों को ऐसा मानिए कि ये आपको याद हो रहे हैं, तो वो वाकई में आपको याद हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साथियों, यहां पर अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी को किया गया। अगला सवाल देखिए, कहने के साथियों कहां पर पहली वाइन उत्पादन इकाई की शुरुआत की गई है? तो कहां पर की गई है साथियों? उत्तराखंड में। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर आपके रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम को पास करने के लिए रीजनिंग एक ऐसा साथियों गेनिंग सब्जेक्ट है जहां से आप सबसे ज्यादा नंबर साथियों अचीव कर सकते हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो कम से कम 33-34 तो साथियों आप कर ही सकते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर पर आपकी कमांड होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन के लेवल पर आपकी कमांड होना चाहिए। तो यहां पर साथियों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। इन सभी सवालों को देखिए और यहां तक नहीं तो इसके आसपास स्कोर तक साथियों आप लोग जरूर पहुंचिए। चलिए तो पहला सवाल है साथियों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग की है, कह रहे कि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते, जैसे कि ए को Z लिख सकते हैं, B को Y लिख सकते हैं, C को X लिख सकते हैं, D को W लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार सर्टिफाइड को क्या लिखा जाएगा? देखिए C को X लिखा गया तो यहां पर साथ X आ जाएगा। ठीक है, E की अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे LOVE, L का अपोजिट होता है O और O का अपोजिट होता है L। उसी प्रकार V का अपोजिट होता है E और E का अपोजिट होता है V। तो यहां पर E आया है, E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। R है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक होता है साथियों शर्ट और गेस। ठीक है, अब देखिए A का अपोजिट होता है Z, Z का अपोजिट होता है A, T का अपोजिट होगा G, G का अपोजिट होगा I, उसी प्रकार I का R और S का H हो जाएगा। तो यहां पर किसकी जरूरत है? R की, तो R का अपोजिट I है, यानी कि यहां पर I आ जाएगा। उसी प्रकार T का अपोजिट क्या हो जाएगा? T का अपोजिट G हो जाएगा, तो G यहां पर आ जाएगा। I की अब अगर बात करें, I का अपोजिट R हो जाएगा। F की अगर बात करें, उफ आप लोग याद रखेंगे, U का अपोजिट F हो जाएगा, यानी कि F का अपोजिट क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। I का क्या हो जाएगा साथियों? R हो जाएगा। E का अपोजिट मैंने आपको बताया V हो जाएगा, और D का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ है W हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, XVIGRURVW कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ये ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर B के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि वाई बी की माँ है, बी का विवाह सी से हुआ है, एक्स सी का पिता है और एक्स का इकलौता पुत्र जे है और के जे की इकलौती संतान है। तो कह रहे कि बी का जे से क्या संबंध होगा, यानी कि जे क्या कहेगा बी को। अब देखिए इस टाइप के सवाल में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। पहली लाइन में कहा गया है कि बी की माँ वाई है, यानी कि साथियों बी की माँ कौन हो जाएंगी? बी की माँ यहाँ पर वाई हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी तो माइनस लगा दिया। बी का विवाह सी से हुआ है, यानी कि बी का विवाह साथियों किससे हुआ है? सी से हुआ है। जब भी डबल लाइन देखो ना तो समझ जाना आपस में पति पत्नी है ये, यानी कि एक्स सी का पिता है, यानी कि सी का पिता कौन हो जाएगा साथियों? सी का पिता एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स का इकलौता पुत्र जे है, यानी कि एक्स का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा साथियों? जे हो जाएगा, यानी कि ये पुत्र हो जाएगा, और ये जाहिर सी बात है फिर पुत्री हो जाएगी जब एक्स का इकलौता पुत्र है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे जे की इकलौती संतान के है, तो जे की इकलौती संतान कौन हो जाएगी साथियों? के हो जाएगी। तो कहने कि बी का जे से क्या संबंध, यानी कि जे क्या कहेगा बी को। देखिए ये कौन है? ये बहन है, ये बहन है, और बहन के पति को क्या कहा जाता है साथियों? बहन के पति को जीजा कहा जाता है। तो कुल मिला के जीजा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है ना, चलिए तो अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए 1 है, 2 है,
उसके बाद 3 है, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 15 आ गया। आपको बताने कि अगले यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 105 आना चाहिए और फिर साथियों 384 आना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको बताने कि आखिर क्या लॉजिक लगा है। देखिए आपके एग्जाम में तकरीबन 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं साथियों नंबर सीरीज के, तो आप बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को देखिएगा। कहने के 1 से 2 हुआ है भैया, कैसे 2 से 3 हुआ है, तो 1 यहाँ पर बढ़ा, लेकिन फिर 8 हो गया, फिर 15 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही कि अगर हम 1 से 3 बनाएं और 3 से 5 बनाएं, तो हमें ये नजर आ रहा है कि अगर हम 1 की गुणा 3 से करें तो 3 बन जाएगा, 3 की गुणा अगर हम 5 से करें तो 15 बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 2 की गुणा साथियों किससे करें, या यहां से चलें, अगर एक सेकेंड, 1 की गुणा किससे करें या 3 की गुणा किस, तो थोड़ा सा लॉजिक गड़बड़ा रहा है, या थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर चेंज करें, देखिए इससे आसान आपको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अगर हम 1 की गुणा यहाँ से अगर हम चले, 1 की गुणा अगर हम 3 से करें और 3 की गुणा अगर हम साथियों 5 से करें, और फिर यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 15 की गुणा फिर हमें किससे करना चाहिए साथियों, 15 की गुणा एक तरीके से हम 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी कि पहले 3 से गुणा की गई, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक है, अब यहां से यहां बनाइए 4 की गुणा साथियों हम किससे करेंगे, 4 की गुणा, सॉरी 2 की गुणा अगर हम 4 से करें तो 8 बन जाएगा। 8 की गुणा अगर हम साथियों किससे करेंगे, अब आपको यह बताना है। चलिए, तो जाहिर सी बात है 2 बढ़ रहा है इसमें, तो 2 इसमें भी बढ़ेगा, यानी कि यहां पर 6 आ जाएगा। तो 8 की गुणा 6 से करिए, कितना आ जाएगा साथियों, 6 चंग 36, 6 42, 6 48, यानी कि 48 यहां पर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर अब इसकी गुणा अगर हम 8 से करते हैं और 384 आ जाता है, तो हमारा यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 2 64 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 32 और 6 38 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों 384 आ गया, यानी कि यहां पर 48 ही आएगा। और 48 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत अच्छा सवाल है साथियों, बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये सवाल का। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक महाविद्यालय में 45 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं मिलाकर, क्या उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कि कुल मिलाकर होना चाहिए, कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं और 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं। 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। अभी आपको यह सवाल थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अभी जब मैं आपको इसको समझाऊंगा ना, तब देखिएगा ये आपके लिए सबसे आसान सवाल हो जाएगा। अब जो कहा जा रहा है वो करते जाइए। एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास पढ़ाते हैं और मनोविज्ञान दोनों, यानी कि इतिहास और मनोविज्ञान दोनों पढ़ाते हैं। तो ये मान लीजिए साथियों क्या हो जाएगा, ये मनोविज्ञान वाले छात्र इसके अंतर्गत आएंगे। और एक तरीके से अगर बात करें, क्योंकि मनोविज्ञान और इतिहास, क्या मनोविज्ञान और इतिहास, तो ये साथियों इतिहास वाले छात्र आ जाएंगे, यानी कि इतिहास भी पढ़ाते हैं मनोविज्ञान भी पढ़ाते हैं। कितने छात्र, 15 छात्र, तो मैं कहूंगा यहां पर 15 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, कुल मिला के 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं। जब यहां पर 15 लिख दिया तो यहां पर मुझे 7 लिखना चाहिए, क्योंकि 15 + 7 22 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है 32 विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो 32 विद्यार्थी जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं और 15 विद्यार्थी यहां पर हो गए, तो कुल मिला के और 17 विद्यार्थी आना चाहिए, क्योंकि 17 और 15 32 ही होते हैं। यानी कि 12 और विद्यार्थी हैं जो केवल भौतिकी का अध्ययन करते हैं। तो मान लीजिए साथियों भौतिकी हम यहां पर बना लेंगे, भौतिकी का अध्ययन करते हैं कितने, क्या लिखा हुआ है, 12 विद्यार्थी, यानी कि केवल 12 विद्यार्थी हैं जो भौतिकी पढ़ते हैं, जो मनोविज्ञान और इतिहास नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे हैं केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। कह रहे हैं केवल इतिहास और केवल भौतिकी का अध्ययन करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों अगर बात करते हैं यहां पर हम लोग के इतिहास 7 लोग पढ़ते हैं और भौतिकी 12 लोग पढ़ते हैं, कुल मिला के 19 ऐसे छात्र होंगे जो इतिहास और भौतिकी अध्ययन करते हैं, यानी कि केवल इतिहास वाले भैया ये हो गए और केवल भौतिकी वाले ये हो गए, तो कुल योग पूछा गया, तो 19 आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं ये सवाल कैसे होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों 12 है, 30 है और उसके बाद 18 है,
उसी प्रकार 18 है और 45 है और यहाँ पर 27 है और उसके बाद साथियों 24 है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा और यहाँ पर फिर 24 ही आना चाहिए। तो इसमें आखिर कौन सा लॉजिक लगा है साथियों, एक बार देखकर मुझे बताइए। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 12 और 18 को जोड़ दिया जाता है तो ये 30 नंबर बन जाएगा, 18 और 27 को जोड़ दिया जाता है तो ये 45 नंबर बन जाएगा, यानी कि 24 और 24 को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा सिंपल सा। और 48 कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 70 है और फिर 66 है और उसके बाद साथियों 58 है और उसके बाद 46 है और फिर 30 आ गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहां पर कौन सा हो सकता है साथियों, देखकर मुझे बताइए। देखिए सिंपल सा, अगर 70 से 66 पे आते हैं तो -4 हो जाएगा, अगर 66 से 58 पर आते हैं तो 8 हो जाएगा माइनस का, 58 से अगर 46 पर आते हैं तो -12 करना पड़ेगा, 46 से 30 पर आते हैं तो साथियों -16 करना पड़ेगा। तो आप देखिए तो 4 का पहाड़ा बन गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, तो 4 पंजे 20, 20 यहां पर आपको घटाना पड़ेगा। तो जब 30 में से 20 घटाओगे तो 10 ही तो बचेगा। क्या 10 ऑप्शन में कहीं पर है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके 5 व्यक्ति हैं ABCDE, एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। तो एक पंक्ति में पश्चिम की ओर अगर मुख करके बैठे होंगे 1 2 3 4 और 1 5, तो इन सब का मुख किस तरफ होगा? इस तरफ होगा साथियों, पश्चिम की तरफ। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ए और बी एक साथ बैठे हैं, कहीं पर बैठे होंगे एक साथ करके। सी दक्षिणी सिरे पर बैठा है, यानी कि सी की बात करें तो सी यहां पर बैठा है, और डी उत्तरी सिरे पर बैठा है, यानी कि डी यहां पर बैठा है। और उसके बाद कहेंगे बी और सी के बीच में कौन बैठा है? ई बैठा है। तो बी और सी के बीच में ई बैठा है, ये आपसे कुल मिला के कहा जा रहा है। तो सी यहां पर है, बी यहां पर होगा, बी और सी के बीच में कौन बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। अब बचा ए, तो ए यहां पर आ जाएगा। ए बी सी डी ई, पांचों के पांच बैठाल दिया आपने। करके दक्षिण से क्या साथियों, दक्षिण से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दक्षिण से तीसरे स्थान पर साथियों कौन बैठा है? 1 2 3, यानी कि बी बैठा है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है आपसे? कह रहे कि यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए। साथियों देखिए जो सवाल मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वही आपको देखने को मिले, क्योंकि पेपर कोई ऊपर से बन के नहीं आता है। पेपर एग्जामिनर बनाते हैं और वही एग्जामिनर बनाते हैं साथियों जो पिछले अभी कुछ दिन पहले जो पेपर हुए हैं ना, बहुत सारे एग्जाम के, ठीक है, वो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस आते हैं, वो रिपीट करता है। ठीक है, कहा जाए जो ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे कि 2021-22 की अगर बात करें तो उसमें थोड़े वैसे सवाल आते थे, लेकिन अब 2025 चल रहा है, इसमें थोड़े से चेंजेस सवाल आते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर स्पेसिफिक वो ले लेते हैं कि भाई इनसे ज्यादा सवाल पूछना है, तो उनसे मैं भी आपको ज्यादा सवाल कराता हूँ, उसी टाइप के क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, बस नंबरिंग वगैरह चेंज कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट वही रखता हूँ। तो अगर आप ऐसे स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। वरना अगर वही पुराने तरीके से पढ़ते जाएंगे तो ये समझ लीजिए हर साल फॉर्म भरोगे, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करोगे और पेपर दोगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरे मन के साथ, लगन के साथ पढ़ना है, क्योंकि जो काम लगन के साथ आप करते हो उसमें आप कामयाब होते हो। खैर, अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को उत्तर कहा जाए, तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? भाई भारत में सूर्य उदय तो पूर्व दिशा में होता है, लेकिन यहां पर पूर्व को क्या कहा गया है? यहां पर पूर्व को पश्चिम कहा गया है, तो हमारा जवाब जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथन निष्कर्ष वाला सवाल। देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों, कह रहे हैं कि सभी धागे पिन है। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए? ये धागे हो गए, और सभी धागे क्या है? सभी धागे पिन है, तो ये सभी धागे पिन हो गए। कुछ पिन कुशन है, मान लीजिए इतने पिन क्या हो गए? इतने पिन साथियों कुशन हो गए। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए। कह रहे कि कुछ कुशन पिन है, कुछ कुशन पिन है, इतने कुशन पिन हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ पिन धागे हैं, कुछ पिन धागे हैं, बिल्कुल इतने पिन धागे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि 6 दोस्त एक गोल मेज के गोल घेरे में इसके केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। यानी कि एक गोल मेज है और 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहा जा रहा है कि धीराज प्रमोद और पार्थिव के बीच में बैठा है, प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है। प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे हैं, प्रमोद के बाएं बाएं और बगल में लाया बैठी है। तो देखिए
अगर मान लीजिए साथियों प्रमोद को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, प्रमोद को साथियों मान लीजिए अगर आप यहां पर बैठा दें, तो पहली बात कहा गया है कि प्रमोद के कहा गया प्रमोद के बाएं और बगल में लाया बैठी, यानी कि लाया यहां पर बैठेंगी। और उससे पहले कहा गया था, किधर गया वो, प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे, यानी कि प्रमोद और मुकुंद एक दूसरे के सामने बैठे, तो प्रमोद अगर वहां बैठा है तो मुकुंद यहां पर बैठा होगा। ठीक है, अब एक बार सवाल को दोबारा से पढ़िए, कह के दिराज जो है ना ये प्रमोद और पार्थिव के बीच में है, प्रमोद और पार्थिव। अब देखिए पार्थिव अगर हम यहां पर रखते हैं तो दिराज बीच में नहीं आ पाएगा, लाया बीच में आ जाएंगे। अगर हम साथियों प्रमोद यहां पर बैठा, प्रमोद तो यहीं पर बैठा, वो प्रमोद यहां पर और पार्थिव यहां पर अगर हम बैठा लें तो बीच में कौन आ जाएगा, दिराज आ जाएगा बहुत आराम से। तो साथियों ये हो जाएगा। उसके बाद कहने के प्रियांशु मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, प्रियांशु जो है ना ये मुकुंद और लाया के बीच में बैठा है, यानी कि प्रियांशु यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब क्या सब कुछ हो गया। कह के पार्थिव के बाईं और बगल में कौन बैठा है, तो पार्थिव किधर गया, पार्थिव के बाईं और बगल में दिराज बैठा है, तो दिराज आपका यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ये भी आपसे है कि चैनल को भी आप लोग जरूर साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर को क्रैक करवाना ये मेरी जिद है, और मैं अपनी अगर साथियों जिद पे अड़ गया हूं तो ये जिद मैं पूरी भी करके रहूंगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन चाहिए हैं आप लोगों के जरिए से। अब आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बाजू वाला पढ़ेगा तो उसका हो जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा साथियों आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत मेहनत के साथ पढ़िए, मौका अच्छा है, वैकेंसी अच्छी है। ठीक है, किसी संख्या के और आरपीएफ कांस्टेबल की एक अच्छी पोस्ट होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इसमें वो वाला नहीं है जो पुलिस वगैरह। ठीक है, 12-12 किसी भी समय आपकी ड्यूटी होगी 8 घंटे की, बहुत सुकून की जॉब, आपको सिर्फ स्टेशन पे जॉब करना होगी। ठीक है, अच्छी जॉब है कुल मिला के। अब देखिए अगला सवाल क्या है, किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर कितना है साथियों, 70 है। तो वो संख्या आपको साथियों यहां पर ज्ञात करनी है। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए सवाल बहुत अच्छा है, किसी संख्या मान लीजिए, वो संख्या हम क्या मान लेते हैं, वो संख्या हम यहां पर x मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर वो संख्या के 40%, क्या वो संख्या के 40%, ठीक है, और उसी संख्या का 30% का अंतर, देखिए किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, ठीक है ना, उसी संख्या के 30% का अंतर, उसी संख्या के 30% का अंतर कितना दे रखा है साथियों, 70 दे रखा है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें साथियों, देखिए अब यहां पर भी प्लस में x आ जाएगा और यहां पर भी साथियों क्या प्लस में x आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, इन दोनों का अंतर है 70। कभी भी अगर सवाल इस टाइप से आए, कैसे कि भैया किसी संख्या के 40%, तो इस संख्या के 40%, ठीक है, वो इसमें जोड़ोगे भी तो, अरे भाई वो असल में भी तो जोड़ोगे। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई 100 रुपए का 20%, ठीक है, तो 100 रुपए का 20% 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कुल वैल्यू पूछूं कि 100 रुपए का 20% कितना होगा, वो भी बताओ, और जो पिछली वैल्यू थी वो भी बताओ, तो 100 भी तो बताओगे, तो 120 ही तो बताओगे कुल मिला के। ठीक है ना, तो इसलिए ये मैंने यहां पर x रखा है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 10 की x से गुणा होगी तो 10x हो जाएगा, ये 4x है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, माइनस ये 10x है और ये 3x है, तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर 13x हो जाएगा, बटे 10 है, बराबर 70 है। अब 10 10 सेम है नीचे, तो ये एक बार लिख लेंगे, और ऊपर 14x में से 13x जाएगा, x बचेगा, बराबर 70 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 700 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या थी, वो संख्या x थी, और x बराबर कितनी निकली है, 700 निकली है, तो 700 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यानी कि एक कार को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया था। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण की वजह से 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार छोड़कर चले गए। कार छोड़कर चले, कार को क्या लिखा हुआ यहाँ पर, छोड़कर चले गए, ये होना चाहिए चले गए। ठीक है ना, चले गए, बात खत्म। उसके बाद लिखा है कार को पूरा करने के लिए, कार को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की
कुल संख्या कितनी होगी। अच्छा ये गए जो था वो यहाँ पर आ गया खिसक के, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यानी कि एक कार को 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया, 8 दिन में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया। कहने के अब इसमें होता क्या है, देखिए कहने के कुछ कोविड-19 हो गई, उसकी वजह से 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार छोड़कर चले गए। 4 व्यक्ति 4, देखिए 4 दिन तक काम होता गया होगा, 8 ठीक है, 4 दिन तक 20 व्यक्ति कार्य करते रहे होंगे। अरे भाई 8 दिन तक 20 लोगों ने काम किया, 8 लोगों ने, ठीक है, मतलब 8 दिन तक 20 लोगों ने काम किया, तो ये 20 लोग 4 दिन तक तो काम करते रहोगे ना। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि अब 16 व्यक्ति बचते हैं और कहने के कार छोड़कर चले जाते हैं। तो अब कितने दिनों की आवश्यकता होगी काम को पूरा करने के लिए, मैं कहूंगा x दिनों की आवश्यकता होगी। बस आपको इसको कैलकुलेट करना और x का मान साथियों आपको निकाल लेना है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा, प्लस आपका ये 16x हो जाएगा, ठीक है। अब 160 इधर है, 80 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा, बराबर 16x हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 80/16 हो जाएगा, 16 कम 16, 16 पंजे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, ठीक है ना। 80 तो कुल मिला के x बराबर कितना निकल आएगा, 5 दिन निकल आएगा, 5 दिन निकल आएगा साथियों। ये बात आपको क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों कहने के कार को पूरा करने के लिए कुल आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी, कुल आवश्यक दिनों की साथियों संख्या कितनी होगी, 4 दिन तो ये थे, ठीक है, और 5 दिन ये निकले हैं, तो कुल मिला के 5 दिन और 4 दिन यानी कि कुल मिला के 9 दिन आवश्यक दिनों की संख्या होगी। तो 9 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने यहाँ पर ये कह दिया था कि x को निकाल लीजिए काम हो जाएगा, नहीं, ये तो दिन बताओ, क्योंकि कुल दिनों की संख्या पूछी जा रही है ना। ये भी सवाल को भी तो देखिए, यहाँ पर अगर ऐसे पूछा जाता कि भैया जो फिर बाकी के जो लोग बचे हुए हैं 16 व्यक्ति, वो कितने दिन में इसको कर पाएंगे, अगर ऐसा पूछा जाता तो साथियों वहां पर आंसर 5 हो जाता। लेकिन कुल संख्या पूछी गई है तो साथियों आंसर आपका 9 दिन ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब इस सवाल को साथियों आप लोग देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, देखिए एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा साथियों बड़ा कर देता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, देखिए हाँ ये अब आपको साथियों अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियरली दिख रहा होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, हम इसको साथियों थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 3/4 है गुणा 1 सही 1/2 है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, 3/4 ये लिख लो, इसको सॉल्व करोगे 1 सही 1/2 को, 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 आ जाएगा, यानी कि गुणा 3 यहाँ पर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भाग है और ये आया क्या है, 4 दूना 8, 8 और 1 9/4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाग है, रूल ये कहता है भाग को गुणा में बदल दो और जो यहाँ पर हो ना उसको अल्टा पलटी कर दो। जैसे 4 दूना 8 और 1 9/4 आया है ना, तो आप 4/9 लिख दो, यहाँ पर 4/9 लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्लस और ये देखिए 5 दूना 10 और 1 11, 11 यहाँ पर 2 आ जाएगा और भाग आ गया यहाँ पर, भाग आ गया यहाँ पर 3 दूना 3 तिया 9 और 11, 11 ठीक है 11/3 हो गया। ये ऑफ को गुणा में बदल लेंगे आप, ठीक है, और 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए भाग लगा है और ऑफ लगा है, ऑफ होता है गुणा, तो भाग को नहीं सॉल्व करोगे, पहले ऑफ को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए, इससे अगर कट करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इधर से बचेगा 6 बच गया और ऊपर क्या बच गया, ऊपर 3 बच गया, इसको हटाएंगे 1/2 आ जाएगा, 3 कम 3 3 दूना 6, ठीक है, 1/2 आ गया और प्लस आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11/2 आ गया, भाग और आपका कितना आ जाएगा साथियों, इसको जरा करिए, 11 दूना 22 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक। ये बात साथियों क्लियर है। अब देखिए 1/2 प्लस 11/2 भाग है, इसको गुणा में बदल लीजिए और इसकी उल्टा पलटी कर दीजिए, यानी कि 15 यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब इसको कट करिए, 11 कम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 1/2 प्लस 15 यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 प्लस 15 दूना 30 और ये क्या आ जाएगा, ये आपका 4 दूना 8 आ जाएगा, ठीक। अब इन सबको हटा दीजिए, ऊपर की जो वैल्यू थी वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है, ऊपर की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। ये 34/8 हो जाएगा। अब इसके नीचे वाले को, इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, क्या आता है देखिए, 4/5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये अब गुणा लगा दीजिए आप और ये 7 दूना 14, 1 15, 15/2 हो जाएगा और फिर भाग 3/4 हो जाएगा,
ठीक है, ऑफ लगा है तो पहले ये सॉल्व होगा। इसको अगर कट करें तियां आ जाएगा, ठीक है, इसको कट करेंगे दूना आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 6/1 आ गया। गुणा बदल लीजिए, इसको 4/3 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों, 6 चौक 24/3 आ जाएगा, 3 7 21, 3 8 24 आ गया, यानी कि यहाँ पर 8/1 आ चुका है। ये भाग है, ये बड़ा वाला भाग, ठीक है। 34/8 यहाँ पर आ गया, और इस भाग को हम गुणा में बदल लेंगे, और 8/1 है ना, तो 1/8 यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 34/64 यहाँ पर आ जाएगा। और 34/64 कहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा इसको थोड़ा सा कट करें, देखें शायद आंसर हमें मिल जाए। थोड़ा कट करिए, ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 से कट करेंगे तियां और दूना 17/32 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 6 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु कितनी थी साथियों, 29 वर्ष थी। और 8 वर्ष पहले ए और सी की औसत आयु 27 वर्ष थी। तो कहने कि बी की आयु कितनी, और बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले पहली लाइन को अगर हम सॉल्व करें, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष है। तो इसको कैसे लिखेंगे साथियों, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु कितनी वह साथियों, 29 वर्ष है। तो ये औसत आयु बनेगी ऐसे करके, जब आप तीनों के योग को 3 से भाग देंगे जितने लोग हैं, तब साथियों ये है। अगर आप कहेंगे कि ए और बी और सी की आयु का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 29 की गुणा आपको इस 3 से करना पड़ेगी, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पर साथियों 9 3 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 7 8, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी प्लस सी की कुल आयु का योग कितना है, और वर्तमान तो नहीं निकलेगी, ये साथियों 6 वर्ष पहले की निकल आई है। यानी कि 6 वर्ष पहले ए बी और सी की कुल आयु का योग कितना था, 87 था। अब अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान आयु इनकी ज्ञात करना, तो ये तो 6 वर्ष पहले की आयु थी। ए में 6 प्लस करो, बी में 6 प्लस करो, सी में 6 प्लस करो, तो वर्तमान आयु निकल आएगी। यानी कि 6 तियां 18, तो अगर 87 में आप 18 जोड़ दोगे, तो ए और बी और सी की वर्तमान आयु आपको मालूम पड़ जाएगी। तो साथियों कर लीजिए, यानी कि 105 क्या हो जाएगी, ये तीनों की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम ए और सी की बात करें कि ए और सी की आयु का योग देखिए 27 है, 27 की अगर आप 2 से गुणा करें, क्योंकि 2 लोग हैं, तो ये कितने हो जाएंगे साथियों, 54, ये निकलेगी 8 वर्ष पहले की आयु का योग, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकी वर्तमान आयु निकालना चाहते हैं, तो 8 इसमें प्लस कीजिए, 8 इसमें प्लस कीजिए, यानी कि इसमें 16 प्लस कर दीजिए, तो कितनी निकल आएगी साथियों, ए और सी की वर्तमान आयु का योग ये 10 हो जाएगा, और ये 6 7 70 आ जाएगी, ठीक है। और तीनों की आयु का योग कितना था, ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग 105 था। तो अब देखिए यहां पर अगर बात करें, यहां पर ए सी है और यहां पर ए बी सी है, तो अगर 105 में से 70 घटाओगे, तो वो बी की आयु निकल आएगी। यानी कि 35 वर्ष किसकी आयु हो जाएगी साथियों, बी की आयु हो जाएगी, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा भी यही गया था कि बी की वर्तमान आयु कितनी, तो 35 वर्ष है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे कि बिक्री कर सहित किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 772.8 रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया, तो बिक्री कर की दर कितनी है। तो यहाँ पर साथियों लाभ कितना दे रखा है, लाभ की अगर बात करें, लाभ यहाँ पर 15% का दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर साथियों क्रय मूल्य कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है साथियों, 600 रुपए दे रखी है। और कहने के क्रय मूल्य पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यानी कि साथियों अगर हम 600 का 15% निकाले, तो कितना निकलता है, देखिए जरा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 5 75, 15 छक्का 90, यानी कि 90 रुपए साथियों क्या होगा, एक तरीके से लाभ होगा। तो ये कुल मिला के विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 690 हो जाएगा, 690 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर कहा जाता है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है साथियों, 772.8 है। तो बिक्री की दर क्या है, तो साथियों 772 में से 690 घटाओगे, वही बिक्री की दर एक तरीके से निकल आएगी। तो कितनी साथियों, 772 में से 772.8 में से आप 690 को जरा घटाइए, ठीक है। तो यहां पर 8 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा साथियों बताइए, यहाँ पर साथियों 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी, तो 82.8 निकला है। और अब इस 82.8 को प्रतिशत में आप बदल लीजिए, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा जो कि 690 था। इस जीरो को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको साथियों आप लोग क्या कर लीजिए, कट कर लीजिए,
ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम इसकी 10 से गुणा करेंगे, किससे, अगर हम सातों इसकी 10 से गुणा करेंगे तो ये 690 हो जाएगा। 11 से या 12 से गुणा करिए, देखिए कितना आता है। यानी कि 69 की अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो क्या 828 आता है। देखिए जरा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये 69 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ गया, और ये 12 आ गया, और ये 8, यानी कि बिल्कुल साथियों 69 एकम 69, और 69 की 12 से करोगे तो 828 आएगा। यानी कि 12% क्या निकलेगा, बिक्री कर की दर निकलेगी, और 12% ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब। कह रहे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपए है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। ठीक है। क्या कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2250 रुपए है जो अंकित मूल्य से 25% कम है। यदि उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाता तो इस लेन देन में लाभ कितना होता। यानी कि कुल मिला के साथियों ये 75% है, 25% कम है, यानी कि ये 75% है क्या, 2250। अब 100% की वैल्यू साथियों कैसे निकालोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 से गुणा करा लीजिए, नीचे यहाँ पर 75 आ जाएगा, 25 तियां और 25 चौक आ जाएगा, 3 एकम 3 7 21, 3 5 15, 0 आ गया। 75 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 75 चौक आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। यानी कि ये साथियों 100% की वैल्यू निकल आई है। ठीक है। कितने निकल आई है साथियों, 3000 निकल आई। ये बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर अगर बात करें, यानी कि 15% की छूट दी जाती है, यानी कि इस पर 15% की छूट दी जाएगी, यानी कि 85% में बेचा जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 85 की गुणा 3 से करा लीजिए, 5 3 15, 3 8 24 और 1 25, यानी कि 2550 हो जाएगा। क्या, 2550 यहां पर साथियों आपके सामने आ जाएगा। अब लाभ आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, कितना साथियों, अब आपको लाभ यहां पर ज्ञात करना है। तो 2550 में से 2250 को घटा दीजिए, कितना निकलेगा साथियों, ये तो 300 निकलेगा, 300 निकलेगा, गुणा 100 कर दीजिए, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 2250 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, 5 से कट करें, 5 नीम 45, 5 छंग इतना आ जाएगा। ठीक है। और इसको अगर कट करेंगे तो ये 120 आ गया, और 9 से अब कर लीजिए, 9 एकम 9, 3 जाएगा, 9 3 27, 13 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, और जो कि कहां पर लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर साथियों डी में लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक सवाल ये और है, उसके बाद साथियों क्लास आपकी एंड है। कह रहे हैं कि 600 की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 850 है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यानी कि आपको साथियों पी दे रखा है 600 रुपए, आपको समय दे रखा है, कितना दे रखा है साथियों, 3 वर्ष आपको समय दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 850 दे रखा है, आपसे दर पूछी जा रही है। दर का सूत्र क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज गुणा 100 इंटू पी इंटू टी। ठीक है। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करो, इनका डिफरेंस कर लो, साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। 700 यानी कि 150 साधारण ब्याज हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, पी कितना है 600 है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है। 15 150 से कम पे 150, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 से कट करोगे 25 आ जाएगा। यानी कि साथियों 25/3 आपका यहाँ पर वार्षिक दर हो जाएगी। कितनी, 25/3 हो जाएगी। ठीक है। ये बात साथियों क्लियर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, 25/3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो 25/3 कहीं आ नहीं रहा है, तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई साथ ही मुझसे, देखिए। अच्छा, 600 और 850 का डिफरेंस 250 होगा, तो 250 मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, 250 गुणा 100, और नीचे पी कितना है 600 है, और समय कितना है 3 वर्ष। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसे अगर बात करें साथियों, देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसको अगर कट करेंगे तो 125 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अब आपको 125/9 की भाग देना है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 हो जाएगा। अच्छा, 125/9 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है, वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल साथियों कितना प्राप्त होता है, ये कुल मिला के आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए
अब देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल है तो उसमें 3 नंबर होंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। कहा जाए एक संख्या को इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है, और वही संख्या जब इतने से विभाजित की जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है साथियों, जो लास्ट वाला नंबर है इसको इससे भाग दे दो और जो शेषफल होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। भाग दीजिए, 31/13 यहां पर आ जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 31 - 26 बोले तो 5 शेषफल प्राप्त हुआ। तो शेषफल साथियों 5 प्राप्त हुआ, और यही हमारा और आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये साथियों सारे सब्जेक्ट के, सारे विषय के आपने यहाँ पर सवाल देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। उसके अलावा साथियों अगर अब बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है तो इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं और साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, जिसमें साथियों जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, और साथियों मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं कहूंगा 60 से 65% तक आपका पेपर यहां से आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरपीएफ कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक से जाकर आप उस पीडीएफ को साथियों परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा साथियों आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन ऐप है। ये जो पीडीएफ है ना साथियों, ये जो पीडीएफ ये सब सॉल्यूशन के साथ ऐसे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आप हमारे इस एप्लीकेशन को साथियों डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन। ठीक है, येलो लोगो होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।